पार्टनरशिप में अगर हम लोग कोई भी चेंज होता है पार्टनरशिप में, तो गुडविल की एडजस्टमेंट हमेशा होती है, स्पेशली जब एडमिशन होगा पार्टनरशिप में, तो विल ऑलवेज हैव दिस एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के दो इंपॉर्टेंट तरीके, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यू क्यों करना है गुडविल को? सपोज एडमिशन का केस है, तो पहले पार्टनर ए और बी थे, देवर डूइंग द बिजनेस, उन्होंने बिजनेस आज जिस भी लेवल पे है उस लेवल पे लाके रखा है। फिर उसमें सी आ रहा है, अब सी जब बिजनेस में आएगा डेफिनेटली वो अपना भी गुडविल का शेयर लेके आएगा, लेकिन जिस लेवल पे ए और बी ने इस बिजनेस को लाके रखा है उसका प्रॉफिट तो ए और बी को ही मिलना चाहिए, उसका बेनिफिट, और इसलिए गुडविल को वैल्यू करना बहुत जरूरी है। जो भी बिजनेस का नाम कमाया है वो ए और बी ने कमाया है, तो उसका रेम्यूनरेशन भी ए और बी को मिलना चाहिए। और सी अगर बिजनेस में आएगा तो उसने अपने शेयर जितना गुडविल भी लेके आना चाहिए, इसलिए गुडविल वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये गुडविल वैल्यूएशन करने के दो मेथड है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, कि एक तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट माइनस लॉसेस divided by number of years, and then is your goodwill years of purchase multiplied by average profit. This is goodwill. अब ये years of purchase दिया जाता है। Okay, suppose the sum is value the goodwill at 3 years purchase of average profit of last 5 years. तो प्रॉफिट हो सकता है शायद तो इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। तो 20 + 30 50 plus 30 is 80, 80 plus 20 is 1,08,000 minus 5, it will be 1,03,000 divided by 5 years of purchase, तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय years for which it is there, so 1,03,000 divided by 5, it will become 20,600. This is your average profit। और 3 years purchase बोला है उन्होंने, तो 2,600 into 3 आपका गुडविल वैल्यू होगा 3 into 2,600, that is 61,800. This will be the valuation of the goodwill as per average profit method. बिल्कुल सिंपल है, और add all the profits of all the years minus the losses divided by number of years, that will give you average profit multiplied by years of purchase, that will give you goodwill. The next is super profit method। सुपर प्रॉफिट का मतलब ये है कि नॉर्मल प्रॉफिट से, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से आप कितना ज्यादा कमाते हो उस डिफरेंस पे आपका गुडविल वैल्यू होगा। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो उस बिजनेस में हर नॉर्मल बिजनेसमैन कमाएगा, लेकिन अगर आपका गुडविल बहुत अच्छा है इसका मतलब आपका बिजनेस भी अच्छा होगा, और आपका बिजनेस अच्छा होगा तो आप एवरेज प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा कमाओगे। तो ये एवरेज प्रॉफिट से जो ज्यादा कमाई होती है उसको सुपर प्रॉफिट कहा जाता है, और ये सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस विल गिव यू योर गुडविल।
So in average profit, in super profit method, हमको normal profit या average profit भी निकालना पड़ेगा और हमको super profit भी निकालना पड़ेगा. So let us see. We have to find out normal profit and we have to find out average profit and then we'll find out the super profit. Average profit तो वही है हम लोगों का जो पहले के एग्जाम्पल में था. नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग. नॉर्मल और एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा तो आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस. So the formula goes like this. Average profit is profits minus losses upon number of years. Then normal profit capital employed into normal rate of return. That will be a normal profit. Then super profit is equals to average profit minus normal profit. Goodwill is number of years purchased into super profit. इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं. टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है. They have said find the value of goodwill from the following information by using super profit method. They have given you profit for last 4-5 years. Capital employed, normal rate of return, goodwill is valued at 2 years purchase. अब हम लोग पहले इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट को ऐड करेंगे आप, लॉस को माइनस करेंगे. इट विल बी 80,000 plus 95,000 plus 1,10,000 minus 40,000 loss plus 85,000 profit divided by 5. So your average profit is 66,000. उस केस में एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ? 66,000. Capital employed is 3,50,000. Normal rate of return is 12%. तो आप 3,50,000 पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ले लोगे. तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 42,000. 3,50,000 पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% से 42,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया. Goodwill, now we have to value. Now see, we'll find out super profit. It will be 66. मतलब ये वो एवरेज प्रॉफिट है जो आपके फर्म को हो रहा है और ये इंडस्ट्री में बाकी सबको हो रहा है. तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया है? 24,000. This is your super profit. Okay. And now goodwill is to be valued 2 years purchase of super profit. Goodwill is valued 2 years purchase of super profit. So goodwill will be 48,000. ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आपको 42,000 का प्रॉफिट होना चाहिए. लेकिन क्योंकि आपका गुडविल अच्छा है तो आपका बिजनेस अच्छा होता है तो आपका प्रॉफिट होता है 66,000. So you will find out super profit by subtracting normal profit from average profit and then multiplied by number of years purchase. That will give you your goodwill.
नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करना एक बात है, अब गुडविल की ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग है। दो मेथड से ट्रीटमेंट की, एक है प्रीमियम मेथड और दूसरे वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड तब होता है जब नया पार्टनर जो है वो खुद का गुडविल लेके आएगा बिजनेस में। एक तो वो कैश में या काइंड में लेके आएगा। वो लेके आएगा तो वो बिजनेस में, एक तो वो गुडविल वो बिजनेस में ही रहेगा, और अदरवाइज इट कैन बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। सो व्हेन द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश एंड इट विल बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो उसने कैश में गुडविल लाया और वो गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को हम लोगों ने दे दिया इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। इट इज ओनली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। सिर्फ अकाउंट क्रेडिट और डेबिट हो रहा है, एक्चुअल कैश बाहर नहीं जा रही है यहाँ पे। ओके और ये एक ही जगह है जहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो का जरूरत पड़ता है। कभी कभी वो पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है, वो ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है और ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को विड्रॉ करते, मतलब एक्चुअल कैश विड्रॉ कर लेते हैं। ओके तो ये गुडविल जो है वो उनके सैक्रिफाइस रेशियो में उनके पास जाता है, and then they will withdraw the goodwill whatever way they want. Then the third one is new partner brings the share of goodwill in cash and it is paid to old partners privately. ये भी कभी कभी हो सकता है कि नया पार्टनर अपना गुडविल कैश में लेके आता है, लेकिन वो बिजनेस में नहीं रखते उसको, वो ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पेमेंट हो जाती है एंड इट इज अलाउड। तो ऐसे केस में हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्रीज नहीं करेंगे। तो गुडविल के ट्रीटमेंट की जो भी मेथड है उसमें से फर्स्ट मेथड आएगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसमें से पहली मेथड क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम मेथड म्हणजे काय? गुडविल is brought by new partner in cash or kind। ये हो गई प्रीमियम मेथड। नया पार्टनर गुडविल को कैश या काइंड में गुडविल लेके आता है। ओके अब एक बार वो जब गुडविल लेके आता है तो एक तो वो गुडविल बिजनेस में रिटेन होगा या विड्रॉ होगा या ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली मिलेगा। ऐसे केसेस में कोई एंट्री नहीं होगी, इधर नो एंट्री। इधर रिटेन होने वाला है तो गुडविल लाने का एंट्री होगा बैंक, अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैश में गुडविल आया है तो तुरंत उसमें से शेयर जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट हो जाएगा इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो में उनको मिल जाएगा। अगर विड्रॉ होने वाला है तो ये दोनों एंट्री सेम होगी और एक एंट्री होगी कि ओल्ड पार्टनर्स उसे विड्रॉ कर लेंगे टू कैश और बैंक। तो ये अगर कैश में गुडविल आता है तो ये दोनों एंट्री सेम रहती है, सिर्फ ये चेंज हो जाएगी। और अगर वो प्राइवेटली दे रहा है तो आपके पास कोई एंट्री ही नहीं है उसकी। दिस इज old partners to cash or bank and here it will be paid privately to them। कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं। Then next is वैल्यूएशन मेथड। यहाँ पे क्या होता है, नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेके ही नहीं आता है। व्हाट ओल्ड पार्टनर्स डू इज वो खुद का गुडविल खुद मेजर करते हैं, उसको बिजनेस के बुक्स में रेज करते हैं और फिर वो उतना अमाउंट जो है वो नए पार्टनर के कैपिटल से निकल जाता है मोस्ट प्रोबेबली। So when new partner does not bring his share of goodwill in cash and it is raised in the books, तो रेज होगा गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये रेज होने के बाद ये गुडविल जो है ये बैलेंस शीट में दिखेगा एज एन एसेट। ओके तो ओल्ड पार्टनर को अपना अपना शेयर मिल गया।
लेकिन अगर ये विड्रॉ करने का तय किया तो इट विल बी, आप गुडविल रेस करोगे, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, और फिर सारे पार्टनर्स में वो गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा। ओके, दिस इज गुडविल व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। अगर गुडविल बिजनेस के बुक में ऑलरेडी अपीयर होता है तो उसे रिवैल्यू करेंगे जैसे बाकी के एसेट्स को रिवैल्यू किया जाता है। और अगर बिजनेस की बुक्स में पहले ही गुडविल दिख रहा है और नया पार्टनर अपना गुडविल कैश में लेके आया है, तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड गुडविल मिल जाएगा उनके रेशो में, ओल्ड रेशो में, और फिर नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है उसका ट्रीटमेंट प्रीमियम मेथड के हिसाब से होगा। तो बेसिकली वैल्यूएशन मेथड में पहली बात तो नया पार्टनर अपना गुडविल लेके ही नहीं आता है। बिजनेस में खुद का गुडविल वो लोग रेस करते हैं और वो ओल्ड पार्टनर्स को चला जाता है। इफ इट इज टू बी अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, तो वैसी बैलेंस शीट में तो सिर्फ रेस करेंगे। रेस करने का ही मतलब क्या है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर राइट ऑफ करना है तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो एंड न्यू पार्टनर ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, इस हिसाब से होगा। इससे गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। और अगर ऑलरेडी अपीयरिंग है बैलेंस शीट में गुडविल तो उसको रिवैल्यू करना पड़ेगा, तो उसको वैसे ही रिवैल्यू करेंगे जैसे हम लोग बाकी के एसेट्स को करते हैं। और अगर बैलेंस शीट में चाहे वो ओल्ड पार्टनर गुडविल लेके आए या ना लेके आए, जो भी है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल है और नया पार्टनर खुद का गुडविल लेके आ रहा है, तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया जाएगा और नया पार्टनर का गुडविल का ट्रीटमेंट प्रीमियम मेथड के हिसाब से। Okay, these are very important. You should write it down, and whenever we are solving, हर सम में इसके अलग अलग केसेस आएंगे, और जैसे जैसे हम लोग सम करेंगे ये केसेस भी आपको क्लियर होते जाएंगे। Then next is revaluation of assets and liabilities. जब भी पार्टनर को हम लोग एडमिट करते हैं, एक नए पार्टनर को जब भी एडमिट किया जाता है, तो उसके पहले पार्टनरशिप का कोई और रिलेशन था, अभी पार्टनरशिप का रिलेशन चेंज हो गया है, तो पार्टनरशिप के अकाउंटिंग मेथड्स भी चेंज हो गए हैं, और उस हिसाब से जो एसेट और लायबिलिटीज उन्होंने वैल्यू की थी वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से वैल्यू की थी। अब ये एसेट एंड लायबिलिटीज नए पार्टनर के भी हिसाब से वैल्यू होगी, और इसकी वजह से एसेट एंड लायबिलिटीज को हमको रीवैल्यू करना पड़ेगा, और उसके लिए ओपन होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए सारे लॉसेस रीवैल्यूएशन को लॉसेस एक्सपेंसेस सब कुछ रिवैल्यूएशन को डेबिट होगा, एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स इट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ एसेट शोन इन बैलेंस शीट में may be different than market value. So the increase or decrease in the value at the time of admission of new partner belongs to old partner. The new partner has no right over such profits or losses. तो अगर आप पार्टनरशिप नए फॉर्म कर रहे हो और पहले के बैलेंस शीट में जो भी एसेट एंड लायबिलिटी दिख रहे हैं, अब पार्टनरशिप बदल गई, अंडरस्टैंडिंग बदल गई, तो हो सकता है शायद कुछ अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स भी वो लोग नए अडॉप्ट कर ले, या फिर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपके एसेट्स की वैल्यू बदल जाए। अब ये एसेट ओल्ड पार्टनर ने लिया था, उनका रिस्क था, तो वो उनको मिलेगा, इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन एसेट्स अकाउंट निकालते हैं और रिवैल्यूएशन का सारा अकाउंटिंग उसी अकाउंट में करेंगे। एनी प्रॉफिट लॉसेस विल गो टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। न्यू पार्टनर का ना प्रॉफिट पे कोई हक है ना लॉस का, लेकिन जैसे वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस चला जाएगा, अब सारे एसेट्स लायबिलिटीज पे सारे पार्टनर्स का हक होगा। तो उन्होंने जर्नल एंट्रीज तो इधर आपको दे दी है काफी सारी, बट टू सम इट अप आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट रिवैल्यूएशन एक तो नॉमिनल अकाउंट होता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। ये नॉमिनल होने की वजह से सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस उसको डेबिट होंगे, सारे इनकम्स और गेन्स क्रेडिट होंगे। ओके, तो जब एसेट डिक्रीज होगी
जब एसेट डिक्रीज होगी तो वो लॉस होता है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो होता है लॉस। तो ये दोनों केसेस आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखेंगे। इसका अपोजिट, जब एसेट इंक्रीज होती है तो आपको प्रॉफिट होता है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है, सॉरी, जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो वो दोनों चीजें आपको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे दिखेंगे। आर वी गेटिंग दिस? तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज। तो जब भी कोई एसेट बढ़ रही है, सपोज उन्होंने बोला कि इनिशियली एसेट 30,000 की थी और अभी एसेट 40,000 की हो गई है, तो 10,000 से एसेट बढ़ गई तो उसकी एंट्री इधर आएगी। अगर इनिशियली एसेट 50,000 की थी और अभी वो 40,000 की रिवैल्यू हुई है, तो 10,000 का लॉस वो इधर आएगा। अगर एसेट थी लेकिन वो रिकॉर्डेड ही नहीं थी, बुक्स में दिख ही नहीं रही थी, तो एसेट बढ़ गई तो वो इधर आएगा। कोई एसेट पूरी तरह से राइट ऑफ हो जाती है तो वो इधर आएगा। लायबिलिटी बढ़ गई है तो वो इधर आएगा, लायबिलिटी कम हो गई है तो वो इधर आएगा। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको मैनेज करना है। वैसे तो उन्होंने सारे जर्नल एंट्रीज उधर दे दिए हैं। Increase in the value of asset and decrease in the value of liability. This increase in the value of asset and decrease is a profit, इसलिए वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, इसलिए रिवैल्यूएशन को इधर क्रेडिट किया जा रहा है। एसेट अकाउंट डेबिट, ये लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड। आपको रिवैल्यूएशन को पीएनएल एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। अगर एसेट डिक्रीज हो गई और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू एसेट टू लायबिलिटी। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट बुक हो रही है तो फिर आपकी एसेट बढ़ गई है तो इट विल बी एसेट टू रिवैल्यूएशन। अगर नई लायबिलिटी है तो इट विल बी रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। अगर आपको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो वो पार्टनर्स को डेबिट हो जाएगा। So these are the entries and this is the specimen of profit and loss or revaluation. Now the next concept that we should consider when we are doing admission is adjustment of accumulated profit losses. क्योंकि दो पार्टनर पहले से ये बिजनेस चला रहे थे तो उन्होंने अपना प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के रखा होगा, रिजर्व फंड होगा, जनरल रिजर्व होगा। इनको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस कहा जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस है। अब इनका क्या करेंगे एडमिशन के टाइम पे? एडमिशन के टाइम पे ये सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और सारे लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगर उनका कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल को दिया जाएगा, अगर करंट और कैपिटल दोनों हैं तो करंट अकाउंट को दिया जाएगा। लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को वैसे के वैसे रख के एडमिशन कभी नहीं होने वाली है। The moment you see any accumulated profit losses in the balance sheet, you will distribute it to the partners. और एक एडजस्टमेंट होती है इसमें, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन वो अभी मैं आपको थियोरेटिकली नहीं बताऊंगी। वो जब हम लोग सम करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस कैपिटल को एडजस्ट कैसे किया जाता है। तो एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग देखें तो व्हेन वी हैव टू सॉल्व अ सम ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, first what we have to do is find sacrifice ratio, step 1. Sacrifice ratio, new ratio, step 2. अगर गुडविल के बारे में कुछ दिया होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन। स्टेप 3, पहले ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस ट्रांसफर करने हैं।
Then step 4, open capital and current accounts. Actually step 3 होगा ये step 4 होगा. स्टेप 3 होगा आप कैपिटल और करंट अकाउंट ओपन करो. ओपन रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Step 4 is distribute accumulated profit or loss to old partners in old ratio. Then next, आप उनके प्रॉफिट लॉस उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. फिर नेक्स्ट काम आप क्या करोगे? यू विल रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर देंगे. नेक्स्ट विल बी पास एंट्री फॉर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर and goodwill adjustment. 7th will be give profit loss on revaluation to old partners in old ratio. फिर आप पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस निकालोगे एंड यू विल प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट. लेकिन जब भी ये न्यू बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो उसके पहले अगर कोई कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा तो वो करना पड़ेगा. अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट मैं सम्स के साथ ही बता सकती हूँ आपको, क्योंकि ऐसे ही हम लोग बात करेंगे तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा. तो जब हम लोग सम्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैपिटल का एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है. जनरली वो लोग दे देते हैं कि कैपिटल हैज टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो उस हिसाब से अगर हम लोगों को वो कैपिटल एडजस्ट करना है तो वो हम लोग सम में देखेंगे. तो विल स्टार्ट विद द सम्स आफ्टर डूइंग, मतलब ये सारे स्टेप्स करेंगे हम लोग. एंड में जब बैलेंस शीट टैली हो जाता है, अगर बैलेंस शीट टैली हुआ तो आपका सम राइट है. और अगर इसमें से कोई भी एक भी स्टेप आपने मिस कर दी तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा एंड दैट विल मीन दैट योर सम इज रॉन्ग. लेट मी टेल यू, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद इस चीज की आदत हो जाती है आपको. तो वो जितनी प्रैक्टिस हम लोग एडमिशंस की करेंगे उतना ही आपका वो बैलेंस शीट का टैली का जो रेशो है वो बढ़ता चला जाएगा. मोर एंड मोर प्रैक्टिस विल एंश्योर दैट यू विल टैली द बैलेंस शीट प्रॉपर्ली, कि आदत पड़ जाती है. 12th में बहुत बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स नहीं होते हमको, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है. इसका जो सम कंप्लीट करने का जो टाइम है वो 20 से 25 मिनट होना चाहिए. बिकॉज सी यू विल टेक 20-25 मिनट्स फॉर फाइनल अकाउंट्स, 20-25 मिनट्स फॉर एडमिशन. तो इधर ही 50 मिनट, 1 घंटा इधर ही हो गया. फिर आपको बिल्स करने के लिए 15 मिनट लगेंगे, 65 मिनट्स हो गए, 1 घंटा हो गया. एनपीओ एक कंपलसरी आता है, उसमें भी 20 मिनट लग जाते हैं. ओके, तो 1.5 घंटा तो इधर ही चला गया. फिर ऊपर से आपको रिटायरमेंट, डेथ, वो उसको भी करना है. तो इसलिए सब चीजों का टाइम मैनेज करना पड़ता है. एंड इफ यू रियली वांट टू मैनेज द टाइम, यू विल हैव टू डू एटलीस्ट 100 सम्स ऑफ एवरी टॉपिक. आप जैसे करते जाते हो उसकी आदत लग जाती है, एंड देन यू विल नेवर यू नो व्हाट वी से, you will always be able to complete your paper.